जय हिंद। सफलता एक्सप्रेस की नेक्स्ट कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो का मकसद ही आपके एग्जाम में सफलता दिलाना है, तो आप लोग डेली बेसिस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखा करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को पहुँचा दिया करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और जो डेली बेसिस वीडियो देखेगा उसका फायदा जरूर होगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? आपका पहला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी? 8। अब यहाँ पर टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में। तो बात कर लेते हैं सबसे नवीनतम पार्टी कौन सी है। तो भारत में सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए तो वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है अर्थात 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। अब यहाँ बात आई है भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो उनका नाम भी जानना जरूरी हो जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 8 पार्टियों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात जिसे शॉर्ट में बीजेपी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीएम, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जो सबसे पुरानी पार्टी है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, स्थापना 1998 में हुई थी। और लास्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है, स्थापना 2013 में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में आपको बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो जब तक आप लोगों को इस 8 पार्टियों का नाम पता नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे टिक करेंगे कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप लोग इन 8 राष्ट्रीय पार्टियों का नाम याद रख लें, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन है 14वें आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता है। अब इसका बात आई है आईपीएल 2021 की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा? तो वीवो जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा इस बार का। अब यहाँ बात आई है आईपीएल 2021 की, तो बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। तो क्रिस मॉरिस जो थे ये आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात चल रही है आईपीएल की, तो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए देख लेते हैं पर्पल कैप का खिताब किसे मिला था। सबसे पहले देखते हैं ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप का खिताब किसे दिया गया था? तो ऑरेंज कैप का खिताब उन्हें दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाते हैं। तो किसने बनाया था? तो ऋतुराज जो थे, इन्हें ऑरेंज कैप का खिताब मिला था। इन्होंने सर्वाधिक रन बनाया था आईपीएल 2021 में। अब पर्पल कैप की बात की जाए तो पर्पल कैप का खिताब किसे मिला था? तो हर्षल पटेल जो है, इन्हें पर्पल कैप का खिताब मिला था। उन्होंने सबसे अधिक विकेट लिया था आईपीएल 2021 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग छाप के जरूर रख लीजिएगा कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। अभी हाल ही में जो आरआरबी बहुत ही चर्चा में रह रहा है, तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय रेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? ऑप्शन है विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी है सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। विनय कुमार त्रिपाठी जो है वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। उन्होंने किनका रिप्लेस किया था? तो सुनीत शर्मा के स्थान पर ये बने हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति भी की गई है। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर बात आई है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले भारतीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाड़े के मध्य 34 किलोमीटर सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाई गई थी। मुंबई से थाड़े के मध्य कितनी दूरी तक? 34 किलोमीटर तक। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब बात आई है भारतीय रेलवे की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मिथाई। कौन थे? जॉन मिथाई।
और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वर्तमान में भारतीय रेल के मंत्री हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास है। और यहाँ पर बात आई है रेलवे की, तो रेलवे का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में, अर्थात 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड में कितने जोन हैं? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे कितने जोनों में बटा हुआ है? तो 18, टोटल 18 जोनों में बटा हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। अब रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, मार्च 1905 में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बड़ौदरा, गुजरात में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो चौथा क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बना रहता है। तो भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है चंपारण बिहार, ऑप्शन बी है अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन सी है खेड़ा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ पर? चंपारण बिहार में सबसे पहले भारत में किसका प्रयोग किया गया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था 1917 में, अर्थात 1917 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग छाप के जरूर रख लीजिएगा। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन की सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ गांधी ने किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था, इसे भी आप लोग छाप लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर? तो अगला प्रश्न है, अहमदाबाद गुजरात से ही, अहमदाबाद गुजरात के करीब ही 1916 में, कब? 1916 में अहमदाबाद के करीब ही साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर? अहमदाबाद के निकट जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 1916 में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आई है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा और किसकी स्थापना की गई थी? तो अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 1918 में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपका खेड़ा गुजरात। खेड़ा गुजरात की बात की जाए तो खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी जी ने 1918 में, कब? 1918 में, 1918 में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कहाँ से? खेड़ा गुजरात से, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार के लगभग कितना % होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 5%, ऑप्शन नंबर बी है 7%, ऑप्शन नंबर सी है 10%, ऑप्शन नंबर डी है 18%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। टोटल कितने? 7% होती है। मानव के शरीर के भार का लगभग 7% मानव के शरीर में रक्त होता है, इसे जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात आई है रक्त की, तो रक्त से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं ब्लड से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रक्त जो हमारा होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट बात की जाए तो यह एक क्षारीय विलयन होता है। किस प्रकार का विलयन होता है? क्षारीय विलयन होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रक्त हमारा एक क्षारीय विलयन होता है। और इसके पीएच मान की बात की जाए तो पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट बात की जाए तो वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर औसतन कितना लीटर जो है रक्त हो सकता है? तो औसतन 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रक्त जो होता है 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। किनसे? प्लाज्मा और रुधिराण से। किसके द्वारा मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रुधिराण से मिलकर बना होता है। और जो है लगभग 60%, कितना % प्लाज्मा होता है? 60% प्लाज्मा होता है और 40% रुधिराण होता है। इन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है हमारा रक्त। अब बात की जाए यहाँ पर प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो होता है 60% होता है। तो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन हमारे शरीर में प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 164, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 193, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। टोटल सदस्य देशों की संख्या 193 है। और सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान जो है 193वां सदस्य देश है। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश है दक्षिण सूडान, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी बात की जाए यूएनओ की।
UNO की इसकी बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय कितने सदस्य देश थे? तो उस समय थे इसके टोटल 51 सदस्य देश थे स्थापना के समय। अब बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसके दो कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो इसकी दो कार्यकारी भाषा हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी दो कार्यकारी भाषा हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं टोटल? तो इसके टोटल 5 अंग है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात कर लीजिए टोटल 5 अंगों की, तो पहला नंबर पर आ जाता है महासभा। महासभा इसका पहला अंग है। और महासभा जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है महासभा को। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल दूसरे नंबर पर आता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग और एक प्रकार से कार्यपालिका इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, किसे? सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद जो होता है इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 जो है स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के। अब तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा अंग आ जाता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और चौथा आ जाता है हमारा प्रन्यास परिषद। कौन सा? प्रन्यास परिषद हमारा चौथा आ जाता है। और पांचवें की बात की जाए तो इंटरनेशनल न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट हमारा 5वां इसका अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और छठवां है सचिवालय। सचिवालय जो है ये छठवां, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? द हेग नीदरलैंड में हमारा इंटरनेशनल कोर्ट स्थित है, जो कि 5वां अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सामवेद जो है इसे संगीत का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आई है वेद की, तो वेद की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है होत्र। ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं अर्थात इसके मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है होत्री। और ऋग्वेद की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की गई है विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और ऋग्वेद में कितनी मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएँ अर्थात 10,462 मंत्र हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात की जाए इसके बाद यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है हमारा, इसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अध्वर्यु, इसके पाठकर्ता को कहा जाता है अध्वर्यु। और यह गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद दोनों में है। उसके बाद आ जाता है सामवेद, जो कि संगीत का जनक है। तो सामवेद की बात की जाए तो सामवेद, साम का आपका शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम शब्द जो है इसका आर्थिक शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान अर्थात गान, जिसका मतलब हुआ संगीत से। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। किसमें? सामवेद में। अब इस वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उद्धात्री। जो हमारे सामवेद के पाठकर्ता होते हैं उन्हें उद्धात्री कहा जाता है। और यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात कर ली जाए अथर्ववेद। अब बात करेंगे हम लोग अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और ये सबसे बाद का वेद है। सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो ये है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद? अथर्ववेद, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य है? ऑप्शन ए है रामचंद्रिका, ऑप्शन बी है बुद्धचरित, ऑप्शन सी है रघुवंश, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज रासो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। रघुवंश जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। अब अदर ऑप्शन की बात की जाए तो रामचंद्रिका जो है इसके रचनाकार कौन है? तो ये केशव दास का महाकाव्य है। किसका? केशव दास का महाकाव्य है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बुद्धचरित की बात की जाए तो बुद्धचरित यह किसका महाकाव्य है? तो अश्वघोष जो है, अश्वघोष का महाकाव्य है हमारा बुद्धचरित। और नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वीराज रासो, इसे तो आप सभी को याद ही होगा। चंद्र बरदाई किसकी रचना है?
चंदर बरदाई की ये रचना है, इसे आप लोग ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है लीला सेठ, ऑप्शन नंबर डी है मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और किरण बेदी की बात की जाए तो ये भारत की पहली आईपीएस थी। कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस थी। और लीला सेठ की बात कर ली जाए तो ये हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, किसकी? हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और मीरा साहिब फातिमा बीबी की बात की ली जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अर्थात राष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। किसका? निर्वाचक मंडल, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 53 की बात कर ली जाए तो इसमें यह लिखा गया है कि कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, अर्थात कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 53 में आपका उल्लेखित किया गया है। अब बात कर ली जाए यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति से संबंधित एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन होंगे, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो उसे भी आप लोग देखेंगे। और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं आज का क्विज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ विलय कर दिया गया था? अर्थात रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मर्ज कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी है 2012, ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो इसका आंसर आप लोग फुल डिटेलिंग के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को फैला दें। जय हिंद, धन्यवाद।